अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स का पेपर 2020 इसके मैं फ़र्स्ट 40 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करा चुका हूँ, यानी इसके 5 पार्ट्स हो चुके हैं। तो आज से हम मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ या जो मेरे पास पहुँचे हैं, जो मेरे पास पड़े हैं, इंशाल्लाह वो तमाम मैं अगली वीडियोज़ में सॉल्व करूँगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि ये वीडियोस बनाने का क्या मकसद है। एक मकसद तो ये है कि आपको ये पता चल जाए कि प्रीवियस जो पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जो स्टूडेंट्स पीपीएससी लेक्चर मैथ का टेस्ट देना चाहते हैं इस दफ़ा, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो किस तरह हो सकती है, वो उसका ये तरीका है कि आप इससे मिलते जुलते जो टॉपिक्स हैं या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है ना, उनको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनिकल डेल्टा एज अ टेंसर ऑफ रैंक। अब ये जो क्वेश्चन है ये टेंसर एनालिसिस से है या टेंसर कैलकुलस से है, तो आप इस बुक को और इससे मिलते जुलते मज़ीद जो क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, उनकी तैयारी अच्छी तरह कर लें। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इन क्वेश्चंस पे ना रहें, आप इनके टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को और इन बुक्स को भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ताकि इससे मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सकें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है, क्रोनिकल डेल्टा इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक। क्रोनिकल डेल्टा जो है वो कौन सी रैंक का टेंसर है। टेंसर क्या होते हैं? टेंसर जो है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। ये स्केलर्स और वेक्टर्स की तरह ही होते हैं, जबकि टेंसर्स आर अ जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर जो है वो 0 रैंक का टेंसर होता है और वेक्टर फर्स्ट रैंक का टेंसर होता है। आगे क्या है? टेंसर इज़ अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, पैरामीटर और रैंक जो है ना वो सेम चीज़ें नहीं है, डिफरेंट है। तो टेंसर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 पैरामीटर्स पर, वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन, ये 3 चीज़ें हैं। जबकि जो वेक्टर है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। टेंसर के लिए हमारे पास प्लेन भी आ गई। अब देखिए, स्ट्रेस जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो या फिज़िकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी कह सकते हैं, जो कि एक टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और एक एरिया भी है या प्लेन भी है जहाँ पर स्ट्रेस हम लगाते हैं। जबकि प्रेशर जो है वो टेंसर क्वांटिटी नहीं है। अब रैंक या ऑर्डर क्या होता है टेंसर का? द रैंक और ऑर्डर ऑफ अ टेंसर इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ डायरेक्शन एंड हेंस द डायमेंशन ऑफ द एरे रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट। यानी कि रैंक या ऑर्डर जो है वो सिंपल अल्फाज में अगर ये कहूँ तो ये नंबर ऑफ इंडिसेस, जितने भी इंडिसेस होते हैं उस, फॉर एग्जांपल हम क्रोनिकल डेल्टा की बात करते हैं, यहाँ पर अब 2 इंडिसेस है, आई जी। इसी तरह एप्सिलॉन है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें 3 इंडिसेस होंगे, तो वो उसके रैंक के बारे में बताता है, यानी कि नंबर ऑफ डायरेक्शंस को ये शो करता है। जिस तरह कि अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम होते हैं, तो इसका जो मैट्रिक्स का आप कह सकते हैं नंबर ऑफ डायरेक्शन या डायमेंशन जो है ना वो 2 है। इसी तरह क्रोनिकल डेल्टा की जो डायमेंशन है या जो इसका रैंक है या जो इसका ऑर्डर है वो भी 2 है। सो डेल्टा आई जे इक्वल टू 1 इफ़ आई इक्वल टू जे, इक्वल टू 0 इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, 2। मज़ीद आप टेंसर कैलकुलस से इसको स्टडी कर सकती हैं। Question number 2, let V be an inner product space with inner product defined as this one। inner product ऐसा डिफाइन है कि हमने 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो आंसर आया वो एक स्केलर आया और वो U नॉर्म मल्टीप्लाई V नॉर्म आ गया। देन U एंड V आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल ऑफ ईच अदर, लीनियरली डिपेंडेंट एंड मल्टीपल ऑफ ईच अदर, नन ऑफ दिस। पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम देख लेते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ मैपिंग। इनर प्रोडक्ट स्पेस एक ऐसी मैपिंग होती है कि 2 वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास एक फील्ड का नंबर आता है, रियल या कम्प्लेक्स कुछ भी आ सकता है, यानी हमारे पास एक स्केलर आता है। तो और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की। तो इस तरह की स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में डिफाइंड है इनर प्रोडक्ट वो ऐसी है, मगर एक्चुअल इनर प्रोडक्ट के लिए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू यू इंटू वी इक्वल टू यू नॉर्म वी, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं, कॉस थीटा। जबकि एंगल थीटा जो है वो 0 और पाई
के दरमियान यानी 0 और पाई इसमें शामिल है, ये एंगल आपके सामने है। अब हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा नहीं है, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? कॉस थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर 1 होती है। 0 डिग्री का मतलब है कि u और v जो वेक्टर्स हैं वो या तो पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर है। कह सकते हैं कि वो पैरेलल हैं, और पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ें। पैरेलल वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स u और v पैरेलल हैं तो देन u इक्वल टू av, और इसको मज़ीद मैं लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो 1 डॉट u और av को अगर लेफ़्ट साइड पे लिए हैं तो प्लस माइनस a टाइम्स v इक्वल टू 0। सो नॉट ऑल कॉन्स्टेंट्स आर 0, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट एंड मल्टीपल ऑफ ईच अदर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एप्सिलॉन आई जे के टाइम्स एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू। अब ये भी एक टेंसर है, इस टेंसर के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? अच्छा, ये जो सिंबल्स हैं एप्सिलॉन आई जे के, इन्हें हम लेवी चेविटा सिंबल कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप ख़ुद भी इसकी देख सकते हैं। तो लेवी चेविटा सिंबल एप्सिलॉन आई जे के इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 3। इसका रैंक 3 है क्योंकि इसके इंडिसेस 3 हैं। और इस टेंसर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यू +1 होगी अगर आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में हो, 1 2 3 आ जाए, या 2 3 1 3 1 2। साइक्लिक ऑर्डर कैसे है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। एप्सिलॉन आई जे के -1 होगा अगर ये एंटी साइक्लिक ऑर्डर में हो, या आप कह सकते हैं पहला जो है साइक्लिक ऑर्डर से मुराद है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा नेगेटिव होगा अगर 1 2 3 को हम क्लॉकवाइज लेते हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी सेम हो जाए, यानी कि आई जे या जे के या के आई कोई एक वैल्यू भी इक्वल हो जाए, तो हमारे पास इस लेवी चेविटा सिंबल की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए यहाँ पर देख लें कि अगर हम 1 2 3 लें या 2 3 1 लें, जिस तरह यहाँ पर लिया 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 लें, तो हमारे पास इस सिंबल की वैल्यू +1 आएगी। और ये डायरेक्शन भी आप देख लें कि ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसके बरक्स अगर आप 1 3 2 लें या 2 1 3 लें या 3 2 1 लें, तो हमारे पास एप्सिलॉन आई जे के की वैल्यू -1 आएगी। The Levi-Civita symbol allows the determinant of a square matrix and the cross product of two vectors in three-dimensional Euclidean space to be expressed in Einstein index notation। यानी कि हम इस सिंबल को क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का, एक बड़ा डिटर्मिनेंट है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तो इसको हम आइंस्टाइन इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए सिंबल को यूज़ करते हैं। आइंस्टाइन इंडेक्स नोटेशन जो है वो नोटेशन होती है जिसमें हम बहुत सी टर्म्स को ऐड करके, फॉर एग्जांपल सिग्मा नोटेशन में लिख लेते हैं, एक टर्म की शक्ल में लिख लेते हैं। अगर आपके पास 40 या 50 टर्म्स हैं और वो तमाम एक पैटर्न में ऐड हो रही हैं, तो हम उसको सिग्मा नोटेशन में लिखने के लिए आइंस्टाइन इंडेक्स नोटेशन को यूज़ करते हैं। अब इसकी जो बाय डेफिनेशन वैल्यू है वो क्या है? एप्सिलॉन आई जे के टाइम्स एप्सिलॉन आई जे के। मैं इस आपको जो क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो इक्वल होगा समेशन आई समेशन जे समेशन के एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन आई जे के। इसका मतलब ये है कि आई जे के वेरी करेगा 1 2 3। सबसे पहले 1 पुट करेंगे, उसके बाद 2 पुट करेंगे, उसके बाद 3 पुट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको 1 2 3 पुट करते जाएंगे। इसकी एग्जांपल मैंने दी है ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ, एप्सिलॉन आई जे के टाइम्स एप्सिलॉन आई जे के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 6 होती है। अब 6 कैसे होती है इसके बारे में हम देखते हैं। ये जो टेंसर है लेवी-सिविटा सिंबल, इसके टोटल 27 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से 21 जो हैं वो 0 के इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि इन 21 में कोई ना कोई एक इक्वल होगा, यानी कि या तो आई जे के इक्वल होगा या जे के या के आई के। 3 जो हैं वो 1 के इक्वल हैं, ये जो ऊपर 3 दिए हैं +1 के इक्वल होंगे। और इस तरह के जो सिंबल्स हैं जो दूसरी लाइन में दिए हैं ये -1 के इक्वल होंगे। एज एन एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, इनके साथ एप्सिलॉन भी आपने लिखना है। एप्सिलॉन 1 1 1, एप्सिलॉन 1 1 2। तो ये सिंबल्स कैसे करने हैं, फाइंड करने? सबसे पहले आपने 1 को फिक्स रखना है, यानी कि फर्स्ट लाइन में 1 को चेंज नहीं करना। अगर मैं 1 को फिक्स रख दूँ तो ये बनेगा 1। अब 1 1 1 2 1 3 2 1, जैसे कि हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखते हैं 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। उसके बाद 2 को फिक्स रखा तो उसकी दोबारा यही चीज़ 2 1 1 2
1 2 2 1 3 सेम यही चीज़ आएगी। शुरू में फ़र्क ये होगा कि 2 फिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये एलिमेंट्स हमारे पास हो गए 9, 2 को फिक्स रखेंगे 9 मज़ीद होंगे, 3 को फिक्स रखेंगे 9 मज़ीद होंगे, तो ये हो जाएंगे 27। अब देखें जो इसमें सेम है, फॉर एग्जांपल 1 1 आई जे के तीनों सेम है 0, यहाँ पर 1 1 सेम है, ये भी 0, 1 1 सेम 0, इधर भी 1 1 सेम 0, 2 2 सेम 0। तो हमारे पास कौन से बच गया? 1 2 3 बच गया कि जिसमें आई जे और के सेम नहीं है, और 1 3 2 बच गया। 1 2 3 की वैल्यू +1 और 1 3 2 की वैल्यू -1, मगर चूंकि ये है होल स्क्वायर सो -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, तो +1 +1 इज़ +2। 2 यहाँ से आएंगे, इसी तरह 2 जब आप दूसरे 9 करेंगे वहाँ से 2 एंड देन +2 अगेन, सो 2 + 2 + 2 इज़ 6। इसका मतलब वो कि एप्सिलॉन आई जे के टाइम्स एप्सिलॉन आई जे के की जो वैल्यू है हमारे पास वो 6 आएगी। करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ बी। Question number 44, if u1, u2 up to un are linearly dependent vectors, then Wronskian is। अगर u1, u2 और इसी तरह ये चलते जा रहे हैं un वेक्टर्स तक, ये सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो इनका Wronskian क्या होगा? Wronskian जो है वो किसी भी वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंसी या लीनियरली इंडिपेंडेंसी को शो करने के लिए, चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हों तो उनका Wronskian 0 होगा। कैसे 0 होगा, इसके लिए आप Wronskian को स्टडी कर लें और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यूनिटरी मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज़। ऐसी यूनिटरी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज रियल हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन की मुझे ऑप्शंस नहीं मिल सके जो, इसलिए मैं नहीं लिखे, तो चले हमने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स U, उसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे अगर U × UH = आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स इनवर्स। UH को हम हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ U कहेंगे, या आप बाय डेफिनेशन इसको U कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और उसके बाद ट्रांसपोज लें तो उस मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए हमारे पास U × UH = I, तो इसका मतलब होगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब कॉन्जुगेट जो है कम्प्लेक्स नंबर का तो ठीक है, बनता है, क्योंकि उसमें आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, मगर इंट्रीज जब रियल हो जाए तो कॉन्जुगेट का कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही रहता है। तो अब देखिए रियल एंट्रीज के केस में यूनिटरी मैट्रिक्स क्या बन जाती है वो भी हम देखते हैं। अ यूनिटरी मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। रियल एंट्रीज के केस में ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रह जाती है। आप कॉन्जुगेट को स्किप कर सकते हैं। कॉन्जुगेट को स्किप कर दिया तो हमारे पास ये कुछ ऐसी बन जाएगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है A × A T = I। तो उस केस में यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दोनों सेम होती हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि रियल एंट्रीज के केस में यूनिटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। वीडियो को अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।